to provide accurate information and up-to-date information. The creator assumes no liability for any errors, omissions, or damages arising from the use of the information provided. Viewers are encouraged to conduct their own research and consult officials. Hello everyone. Today we will be doing bioenergetics and we have with ourselves नीला संतरा क्या होता है? हमारे With us, साथ with us. ourselves नीला संतरा और आज हम पढ़ेंगे बायोएनर्जेटिक्स. ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रो, फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट, बायो एनर्जेटिक्स क्या होता है, स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड ऑल. फिर रिलेशनशिप क्या है फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड ऑल दीज के बीच में. ठीक है, so now we'll talk about, this is again list of contacts, skipping it, we will come to introduction. Alright, moving on. So बायोएनर्जेटिक्स क्या है? जो टर्म बायोएनर्जेटिक्स है वो दो वर्ड से मिलके बनी है. एक का मतलब है बायो, जिसका मतलब है लाइफ और लिविंग. एनर्जेटिक्स का मतलब स्टडी ऑफ एनर्जी. सो बेसिकली बायोएनर्जेटिक है एनर्जी की स्टडी जो कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस में चेंजेस हो रही हैं. ठीक है, तो ये बायोएनर्जेटिक्स क्या है? ये बायोकेमिस्ट्री की एक फील्ड है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी करती है और लिविंग सेल्स हमारे कैसे एनर्जी यूज़ करते हैं उस चीज़ को स्टडी करती है. बायोएनर्जेटिक्स का गोल है कि वो ये डिस्क्राइब करे कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्वायर, ट्रांसफॉर्म और यूटिलाइज करते हैं एनर्जी को ताकि वो बायोलॉजिकल काम परफॉर्म कर सके. ठीक है, और जो केमिकल रिएक्शन एक ऑर्गेनिज्म करता है वो मेटाबॉलिज्म होती है, कैटाबॉलिक होती है, एनाबॉलिक होती है. वी ऑल नो दैट. मूविंग ऑन, वी हैव अगेन, ये वाला आप बता दो. Okay, so let's talk about introduction. देखो वो तो चलो हो गई, बकैती हो गई. Let's talk about the main things. Here we have ATP. ATP जो होती है वो मेन अपनी एनर्जी करेंसी होती है. We all know that. तो although ठीक है ये कॉमन नॉलेज ही है, बट स्टिल वी आर गोना गो ओवर इट. हम सिंथेसाइज ATP को सिंथेसाइज करने के लिए हमारे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल होना चाहिए जो कि फॉर अस दैट इज़ फूड. ठीक है, फिर हम ब्रेक डाउन करना है और हमें ATP को ब्रेक डाउन भी करना है. तो ये दो गोल्स हैं हमारे कैटाबॉलिक प्रोसेसेस का. ठीक है, ATP को सिंथेसाइज करना, मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक दोनों का. ATP को सिंथेसाइज करना और जो भी ATP हमने बनाया उसको ब्रेक डाउन करना. जो एक सेल के अंदर एक रेशियो होता है, फिक्स रेशियो होता है ATP से ADP तक का, एंड वो चेंज होती रहती है. ठीक है, उसको एनर्जी चार्ज बोलते हैं. वट एवर दैट रेशियो इज़ वी रेफर टू इज दैट एनर्जी चार्ज. एक सेल यूज़ कर सकती है ये एनर्जी. तो ठीक है, ये जो एनर्जी चार्ज है वो एक सेल यूज़ कर सकती है फॉर वट एवर जो भी उसकी नीड वगैरह रहेगी. अगर कोई सेल है उसको अभी एनर्जी चाहिए तो वो अपना ATP कम करेगी. ATP कम होगा तो अपने आप ही ADP बढ़ जाएगा. ADP बहुत ज़्यादा है तो ऑफकोर्स हम लोग ADP को ATP में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. हाँ, अब यहाँ दोनों कंडीशंस दे रखी हैं. अगर आपके पास ATP ज़्यादा है तो हम यूज़ कर सकते हैं, और ADP ज़्यादा है तो हमें ATP सिंथेसाइज करना ही पड़ेगा वाया दिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ओके, सो मूविंग ऑन, कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी. फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है? हर लिविंग सेल और ऑर्गेनिज्म जो है उसको कुछ काम परफॉर्म करना है ज़िंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए. जो एनर्जी प्रोसेस इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं उनको डिफाइन करने के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक लॉज का यूज़ करते हैं. क्या? जो एनर्जी एक्चुअली अवेलेबल है काम करने के लिए उसको हम फ्री एनर्जी कहते हैं. ठीक है, और इस फ्री एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि केमिकल रिएक्शंस होंगी या नहीं होंगी. ठीक है, फीजिबिलिटी इज़ मीन कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो जो रिएक्शन है वो अपने आप भी हो सकती हैं, स्पॉन्टेनियसली हो सकती हैं. ठीक है, अगर फ्री एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है तो. ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, हीट रिलीज हो सकती है या फिर एब्जॉर्ब हो सकती है. ये तो हमें पता ही था. एक सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये हमारे थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने पढ़ा था कि जो जितनी भी एनर्जी अवेलेबल है, कि भाई इतनी एनर्जी अवेलेबल है, इससे हम काम कर सकते हैं. एनर्जी देखो आपके पास टेबल पड़ा हुआ भी वो है, उसका भी कुछ ना कुछ हमें पता है कि उसका भी कुछ ना कुछ एनर्जी है, बट दैट इज़ नॉट अवेलेबल. वी नो कि वो अवेलेबल नहीं है, वो मास की फॉर्म में. तो जो भी एनर्जी अवेलेबल है वो उसको हम फ्री एनर्जी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताइए. देखो, सेल को एक ज़रूरत है, जितनी भी हमारी लिविंग सेल्स हैं उनको चाहिए एक सोर्स. फ्री एनर्जी का एक सोर्स चाहिए ही चाहिए. ठीक है, सेल्स आइसोथर्मल सिस्टम्स होते हैं.
उनका एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन करना है, होम्योस्टेसिस हमें मेंटेन करना ही है, होम्योस्टेसिस हमें मेंटेन करना ही है। अब यहाँ पर अपने दो सेल्स हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं और हेटरोट्रॉफिक सेल्स हैं। फोटोसिंथेटिक सेल्स जो होता है वो अब्जॉर्ब करते हैं जितनी भी एनर्जी है वो अपनी सोलर रेडिएशन से। ये जो फ्री एनर्जी, अब ये हवा में तो आएगी नहीं, कहीं ना कहीं से आप जैसे यहाँ देखो लिटरली हवा से ही आ रही है सोलर रेडिएशन। और यहाँ पर कुछ हेटरोट्रॉफिक सेल्स होती हैं जिसका हम जानते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल से अपना एनर्जी निकालती हैं, जैसे ग्लूकोज इज़ अ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल, वहाँ से एनर्जी खींचा अपना ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस में फिर क्या होता है TCA साइकिल के थ्रू अपनी जो भी एनर्जी निकाली। ये फ्री एनर्जी आपकी ट्रांसफॉर्म होती है ATP में, वी नो दैट, कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में भी ATP बन रहा है, TCA में भी ATP बन रहा है, और बाकी एनर्जी रिच कंपाउंड। ओके। फिर अब हम देखते हैं कि बायोएनर्जेटिक्स का प्रिंसिपल क्या है। तो जो बायोलॉजिकल एनर्जी है वो जैसा कि पहले बताया कि वो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ वे करती हैं। तो पहला लॉ क्या है थर्मोडायनेमिक्स का, कि एनर्जी की कंजर्वेशन, कि एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है, मतलब वो आप उसको बना नहीं सकते, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह में, ठीक है। दूसरा लॉ क्या है थर्मोडायनेमिक्स का, कि वो यूनिवर्स जो है वो इंक्रीजिंग डिसऑर्डर की तरफ हमेशा जाता है, मतलब कभी भी डिक्रीज़ नहीं करता है। जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की वो हमेशा इंक्रीज़ ही करेगी, कभी वो डिक्रीज़ नहीं करेगी, ठीक है। कर सकती है बट उसमें एनर्जी चाहिए। हाँ, उसमें हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नहीं, एक सेकंड, सही कह रहे हो, ये डिक्रीज़ नहीं करेगी, एनर्जी भी लगेगी उस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एंट्रोपी को अगर बढ़ना नहीं है, बढ़ाना नहीं है, तो एनर्जी लगती है उसको वो करने के लिए। खैर, अब हम देखते हैं कुछ स्टेट फंक्शंस, ठीक है, वो देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है स्टेट फंक्शंस। गिब्स फ्री एनर्जी हमने देखा था, जी जो था जिसको हम कहते हैं। अब जी को ना हमेशा डेल्टा की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि भाई आप किसी भी सिस्टम का टोटल एनर्जी तो निकाल नहीं सकते। अब उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑसिलेट कर रहे होंगे, उसकी कोई एनर्जी, एक दूसरे में भिड़ रहे होंगे, उसकी कोई एनर्जी, मॉलिक्यूल के पास मास है, उसकी कोई एनर्जी, मतलब टोटल आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उस झंझट में पड़ना ही नहीं है, इसलिए डेल्टा जी करते हैं। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है, ठीक है, डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब है फाइनल जी फाइनल माइनस जी इनिशियल। फाइनल में आपकी टोटल फ्री एनर्जी कम थी और इनिशियल में आपकी टोटल फ्री एनर्जी जो थी वो ज़्यादा थी। इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी से लो एनर्जी। हमें तो पता ही है कि हाई टू लो जो होता है वो नेचर करवाता ही है, वो तो नेचर खुद भी चाहता है कि हाई टू लो में अपने आप चीज़ें हो जाएं, तो इसलिए ये स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, इसलिए ये स्पॉन्टेनियस है। और अगर डेल्टा जी आपका पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। एक्सरजोनिक मतलब इसमें एनर्जी जो है, एक्सोथर्मिक और एक्सरजोनिक में फ़र्क है। एक्सरजोनिक यानी कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस, ये बात ध्यान रखना। एक्सरजोनिक है ये और एंडरजोनिक है। अगर डेल्टा जी ज़ीरो है तो इक्विलिब्रियम में, यानी कि इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल से लेके फाइनल और फाइनल से लेके इनिशियल वाली जो भी स्टेट है बराबर बराबर जा रही है वो। ऑल राइट, नाइस, ये भी आप बता दो। ओके, हमने अभी डेल्टा जी देख लिया, डेल्टा जी हमारा ओके है जी। अब लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर फॉर दिस। आ जाओ। एंथैल्पी क्या है भाई? एंथैल्पी है हीट कंटेंट, ठीक है, हीट कंटेंट, वो टोटल एनर्जी कंटेंट था, तो ये हीट कंटेंट है। हम देखते हैं यहाँ पे एनर्जी हीट कितनी ट्रांसफ़र हुई है। डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब इनिशियल बड़ा था, इनिशियल वॉज बगड़ा, इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या होगा? नेगेटिव होगा। एनर्जी रिलीज़ हो रही है कि एनर्जी अंदर आ रही है? रिलीज़ हो रही है, क्यों? क्योंकि इनिशियल आपका बड़ा है और फाइनल आपका छोटा है, और फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। वेरी गुड, तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक है ये, ओके। ओके। और अगर उल्टा है इसका तो एंडोथर्मिक है। डेल्टा जी से क्या पता चलता है, एक बार बताओ मेरे को। डेल्टा जी होती है हमारी फ्री एनर्जी होती है। नहीं, तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका जैसे इसका फ़ायदा है कि हमें पता चल जाएगा कि इसमें हीट कहाँ जा रही है, इसका क्या फ़ायदा? इसका हमें पता चल रहा है कि एनर्जी कहाँ जा रही है, मतलब कि एनर्जी जो है, फ्री एनर्जी, वो मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन हाँ, स्पॉन्टेनियस बस है, ये दिस पता इज़ द चलेगा। वर्ड, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वर्ड कि ये स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है।
एंट्रोपी एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन देखते हैं डिग्री ऑफ रैंडमनेस का। ये हमारे मेजर करती है अमाउंट ऑफ हीट डिस्पर्स्ड या ट्रांसफर ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस। अगर आपका एस पॉजिटिव है, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, इसका मतलब है यहाँ पे डिसऑर्डर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग में, तो ठीक है। और यहाँ पे अगर नेगेटिव है, इसका मतलब डिसऑर्डर हमारा कम हो गया। अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ कॉमन सेंस वाली चीज़ें, एक बार मैं इधर आ जाता हूँ। डेल्टा जी हमें स्पॉन्टेनिटी बताता है, डेल्टा एच हमें बताता है हीट कहाँ से कहाँ जा रही है, और डेल्टा एस पता करता है हमारा क्या क्या पता करता है कि रैंडमनेस, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस फेवर में होती हैं स्पॉन्टेनिटी के, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस फेवर करती हैं। और स्पॉन्टेनिट अगर ये डेल्टा एस पॉजिटिव है तब भी इट्स गुड फॉर अपना क्या स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी। तो तुम्हें याद भी होगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा, ऐसा कुछ था ना, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस, कुछ ऐसा ही था। ऐसा कुछ था। ये रिएक्शन भी आगे चल के आएगा, चलो कोई बात नहीं, ऑलराइट, मूविंग ऑन। इसके आगे कुछ नहीं है। नो, आई डोंट थिंक सो इसका आगे कुछ है। चलो ठीक है, ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। ओके, ये देखिए आ गया, डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस होता है। ओके, सो अब हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे इन सब के बीच में, जो कि अभी इन्होंने हमें बताया। तो अब जो बायोलॉजिकल सिस्टम की कंडीशन है वो ये है कि आपका टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या है कि जो रिलेशनशिप होता है, मतलब ये इनके बीच में हम रिलेशनशिप तभी निकाल सकते हैं अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या है, डेल्टा जी किसके बराबर है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी है गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज, डेल्टा एच है एंथैल्पी में चेंज, डेल्टा एस है एंट्रोपी में चेंज, और टी हमारा टेम्परेचर है, ठीक है। और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मूविंग ऑन, रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है अब। तो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है कि एक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। उसकी टेंडेंसी क्या है कि वो ले रहा है या दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि ई हमारा अगर रिडॉक्स पोटेंशियल है तो ई नॉट प्लस दिस इज़ वन नंबर अपॉन एन लॉग कंसनट्रेशन की रिड्यूसिंग एजेंट, जो चीज़ रिड्यूस कर रही है उसी का कंसनट्रेशन है, जो चीज़ ऑक्सीडाइज कर रही है उसी का कंसनट्रेशन है। बायो एनर्जेटिक रिडॉक्स पोटेंशियल जो है, आई थिंक ई नॉट की बात हो रही है, ई नॉट होता है बायो एनर्जेटिक्स रिडॉक्स पोटेंशियल। नहीं, आई गेस सो। रुक जाओ। यहाँ पे जो हम वो लेते हैं, रेशियो लेते हैं, वो ये बोल रहा है कि रेशियो जो हम लेते हैं यहाँ पे वो लेते हैं एन पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा है। नहीं, रिड्यूस कर रहा है ये, मतलब रिड्यूस हो रहा है, सेम ही बात है। रिड्यूस हो रहा है, नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट तो रिड्यूस कर रहा है ना ये सामने वाले को। अच्छा नहीं, ये तो गेन करता है ना, हाँ तो ठीक है, रिड्यूस हो रहा है ये रिड्यूस हो रहा है, एन पॉजिटिव रिड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि एच प्लस ले लेता है और एच प्लस लेके ये बन जाता है ऑक्सीडाइजिंग, तो ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये अवेलेबिलिटी बता रहा है कि कितना Na+ हमारा अवेलेबल है मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। बताइए, अभी आप बताइए। अब हम देखते हैं क्या क्या टाइप्स हैं, थोड़ा जूम हो जाए, ये मैक्सिमम होगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर करना, थोड़ा हटाना, 1 मिनट, बस इतना ही होगा, कोई दिक्कत और जूम करना है, नहीं, डजंट मैटर। बताइए। देखो, एक्सर्जोनिक रिएक्शन से याद आया तुम्हारा, डेल्टा जी यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ आता हूँ, ज़रा ग्राफ पे आओ, बस, अरे नहीं, मेरे को दोनों चीज़ें साथ में चाहिए ना, हाँ ठीक है, हटा दो आप। थैंक यू। आपका डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, तो ये आपका इनिशियल है और ये आपका फाइनल है। इसका क्या मतलब हुआ? ये इनिशियल ज़्यादा है और फाइनल कम है। जब तो इनिशियल और फाइनल में डिफरेंस होता है, इनिशियल ज़्यादा होता है, फाइनल कम होता है, तब नेगेटिव होता है। यस, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। ये रिलीज ऑफ एनर्जी है, ऑब्वियसली दिस इज द रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी रिलीज हो गई यहाँ पे, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? क्या इतनी एनर्जी हुई है या इतनी एनर्जी हुई है? ऊपर वाली, ये, हाँ। अरे क्या बात कर रहे हो, ये आपका इनिशियल है, ये आपका नहीं, फाइनल ये है। जितना ये रेड लाइन दिखाया ना, इतनी हो रही है, इतनी एनर्जी आपकी रिलीज हो गई है, ठीक है। इसका ये जो ऐसे जो रिएक्शन होता है वो वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और कैटाबॉलिक रिएक्शन में ये होता है, क्योंकि कैटाबॉलिक में तो आपको चीज़ें तोड़नी है,
ठीक है, तो जब आप भी बॉन्ड तोड़ते हो तो बॉन्ड तोड़ते समय आपका एनर्जी निकलेगी। अब ये ऊपर क्यों जा रहा है? ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि अक्सर हमें इंटरमीडिएट बनाना पड़ जाता है, अच्छा। तभी इसमें एनर्जी डली, थोड़ी बहुत एनर्जी डलती है क्योंकि हमें इंटरमीडिएट बनाना है। इंटरमीडिएट बनाना है। रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ये आपका, अगर ये आपका ये रिएक्टेंट है अपेरेंटली, अगर ये आपका प्रोडक्ट है, तो व्हाट डू यू थिंक दिस इज? दिस इज इंटरमीडिएट। यस, एज सिंपल एज दैट, दिस इज द इंटरमीडिएट। एक दो चीज़ें और हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, सेम चीज़ बताइए इन्होंने। यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी इज़ अ नेगेटिव वैल्यू फॉर एक्सोजोनिक रिएक्शंस, ये भी बता रखा है इन्होंने, क्योंकि एनर्जी बाहर रिलीज़ हो रही है और एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है, और ये इसी रिएक्शन के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी आ रहे हैं। नॉट नेसेसरी बट चलो आ रहे हैं, इन्होंने बोल दिया। कुल मिला के बात ये है कि अगर जो आपका मतलब अगर आपका वो है हाँ डेल्टा जी भी इंक्रीज़ कर रहा है और डेल्टा एच भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो डेल्टा एस डिक्रीज़ करेगा। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, डेल्टा जी और डेल्टा एच नेगेटिव जा रहे हैं, इसीलिए हमारा जो डेल्टा एस है वो बढ़ रहा है। ठीक है, डेल्टा एस दोनों से उल्टा जाता है। अब है टाइप्स ऑफ बायोएनर्जेटिक रिएक्शन में दूसरी चीज़ है एंडरगोनिक रिएक्शंस। एंडरगोनिक रिएक्शन अपोजिट है एक्सरगोनिक की, क्योंकि वो नॉन स्पॉन्टेनियस है और उनको फ्री एनर्जी का इनपुट चाहिए रहता है। अब इसमें आपकी गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि इनिशियल ये हमारा रहा और फाइनल वो हमारा रहा। ठीक है, सेम है, बस ग्राफ आपका एकदम पलट गया है यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे वहाँ पर कैटाबोलिक था, यहाँ पर एनाबोलिक रिएक्शन में ऐसा हो रहा है, मतलब किसी चीज़ की सिंथेसिस हो रही है तो उसमें आपकी एनर्जी, आपको फ्री एनर्जी का इनपुट चाहिए, उसमें एनर्जी आप बहुत ऐड कर रहे हो, इसी टाइम पर आप बहुत एनर्जी ऐड कर दे रहे हो यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें एनर्जी जो है हम ले रहे हैं तो इसमें रिलीज़ नहीं होगा। ठीक है, वो जी पॉजिटिव होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि बाहर से एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी है। और अब क्योंकि इसमें नए प्रोडक्ट बन रहे हैं तो एंट्रोपी सिस्टम की कम होगी, यानी कि रैंडमनेस हमारी कम होगी। ठीक है, तो इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन ये आ जाती है, क्योंकि एंथैल्पी भी इसमें हमारी बढ़ ही रही है। अब अगेन इन्होंने डिफरेंस दे दिया है। डिफरेंस तो हम इजीली बता सकते हैं कि एंडरगोनिक ऐसा रिएक्शन है जिसमें पॉजिटिव गिव्स फ्री, इसमें नेगेटिव गिव्स फ्री। ठीक है, अगेन इसमें दूसरा पॉइंट भी यही दिया है यहाँ पर, जो एनर्जी है रिएक्टेंट की लोअर है देन प्रोडक्ट्स, इसमें हायर है देन प्रोडक्ट्स, एंट्रोपी कम हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एंट्रोपी बढ़ रही है। यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस है, यहाँ पर स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंडोर्गोनिक होती हैं और एक्सोथर्मिक एक्सर्गोनिक होती हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी बेसिक। और इसमें हमेशा शुरू में एनर्जी चाहिए होती है, इसमें कोई शुरू में एनर्जी हमें नहीं चाहिए होती। ये एब्जॉर्ब करता है एनर्जी सराउंडिंग से और ये रिलीज़ करता है एनर्जी सराउंडिंग्स में। ओके, लेट्स ट्राई टू गेट इट डन। एक सेकेंड। हाँ, एंडरगोनिक का एक पॉजिटिव होता है, एंडरगोनिक का एक पॉजिटिव होता है, एक्सोजोनिक एक नेगेटिव होता है। यहाँ पे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट से कम होता है ना, और यहाँ पे ज़्यादा होता है। यहाँ पे एंट्रोपी आपकी एंडरगोनिक में कम हो जा रही है, हाँ। और यहाँ पे बढ़ जा रही है। वैसे अगर ये रट्टा भी ना मारो, चलो मैं लास्ट में बताऊंगा ये वाला पॉइंट। यहाँ पे रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस होते हैं। नॉन तो आपने छुपाया ही नहीं। यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर मतलब उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है या गेन हो रही है, ये बताना है, उस वो वर्ड जो होता है। अच्छा, एंडरगोनिक। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, तो एक ही बात है, तो चलो कोई नहीं। एक ही बात, अभी आपने खुद डिफरेंस बताया था, अभी बोल रहे हो एक ही यहाँ बात पे है। ऑलवेज अरे नहीं, एंडरगोनिक ही है, एक्सोथर्मिक थोड़ी है ये। ऑलवेज रिक्वायर एनर्जी टू बिगिन, यहाँ तो चाहिए होता है, रिएक्शन चलाने के लिए चाहिए होता है। यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं चाहिए होता, बिगिन करने के लिए नहीं, बाद में भले ही चाहिए होता है। ये खींचता और ये देता। एक और चीज़ मेरे को छोटा सा डिफरेंस बताना है आपको, थोड़ा सा अगर हम इधर आ जाएं तो। देखो, आपका कैटाबॉलिक रिएक्शन में एक चीज़ टूट के दो चीज़ें बनी, यहाँ पे रैंडमनेस इंक्रीज हो गई। एनाबॉलिक में दो चीज़ें मिलके एक चीज़ बनाती है, यहाँ पे रैंडमनेस जो है वो डिक्रीज कर रही है। सिंपल। खैर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, आ जाओ। नाइस। नेक्स्ट अप वी हैव हाई एनर्जी कंपाउंड्स। ओके, वेट, या बताओ। अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो जब भी बायोलॉजिकल सिस्टम में उनका इनकाउंटर हो जाएगा वो एनर्जी तगड़ी छोड़ेंगे, इनको हम हाई एनर्जी कंपाउंड बोलते हैं। और ये एटलीस्ट 7
कैलोरी पर मोल इतने pH पे निकाल देते हैं। ये हाई एनर्जी कंपाउंड है। अब ये इससे कम अगर करते हैं तो वो लो एनर्जी कंपाउंड है, ठीक है। और जितने भी हाई एनर्जी कंपाउंड है जब उनको हाइड्रोलाइज करो तो वो ATP से ज़्यादा देंगे। ये 7 किलो पर मोल ATP का वो है शायद, हाँ हाँ ATP का लेवल होगा ये। तो ATP से ज़्यादा अगर करेगा तो एनर्जी है वैसे तो ये। हाँ मतलब ATP टूटने पे शायद इतनी एनर्जी निकलती हाँ। होगी। ज़्यादातर हाई एनर्जी कंपाउंड में फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम को छोड़ के इनको कहता हूँ हाई एनर्जी फॉस्फेट्स, ठीक है। ओके नाइस। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि हाई एनर्जी कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहली क्लास है पायरोफॉस्फेट्स। पायरोफॉस्फेट्स में जैसा कि आप देख सक रहे हो 2 फॉस्फेट्स हैं, ठीक है। तो एग्जांपल है इसका ATP। ATP में ट्राईफॉस्फेट होता है, ठीक है, और या फिर पायरोफॉस्फेट इसकी अगेन एक एग्जांपल है। एसाइल फॉस्फेट्स क्या है कि आपका डबल बॉन्ड हुआ जाता है इसमें, ठीक है। इसके एग्जांपल है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, या फिर ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कहाँ पे आता है बता सकते हैं आप? बिस फॉस्फोग्लिसरेट ये G3P से पहले होता है शायद, G3P से पहले कैसे हो G3P के सकता है? बाद होता है शायद, हाँ कौन से ग्लाइकोलाइसिस। यस एग्जैक्टली नाइस। नेक्स्ट इज इनोल फॉस्फेटेज। देन अगेन इसकी भी ग्लाइकोलिसिस वाली ही एग्जांपल है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इसमें आपका इनोल ग्रुप है जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। देन इज थायोल ईस्टर्स। थायो ईस्टर्स में आपका एसिटाइल कोएंजाइम में आ जाता है। थायो जहाँ पे भी आ जाता है वहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे सल्फर का कुछ काम है, ठीक है। और ईस्टर बॉन्ड है साथ में, तो दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम में। देन वी हैव गुआइनिडो फॉस्फेट्स जिसको हम फॉस्फोजेंस भी कहते हैं। तो इसमें आपका नाइट्रोजन और फॉस्फेट। नेक्स्ट मूविंग ऑन, मैं बात कर रही थी गुआइनिडो फॉस्फेट्स की कि फॉस्फोजेंस भी बोलते हैं इनमें। इनमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाता है, और इसका एग्जांपल है फॉस्फो आर्जिनिन या फिर फॉस्फो क्रिएटिनिन, ठीक है, क्रिएटिन व्हाटएवर। नेक्स्ट अप वी विल गो विद, अब हम बात करेंगे ATP की, ठीक है। आप बताना है। हाँ तो एडिनोसिन 5 प्राइम ट्राईफॉस्फेट होता है आपका, यानी कि एडिनोसिन के साथ एडेनिन प्लस शुगर और फिर ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। 5 प्राइम क्योंकि एडेनिन भी है और शुगरिन भी है। और 5th पोजीशन पे जुड़ा हुआ 5th है। पोजीशन पे। भाई हमें पता है ये मॉलिक्यूलर यूनिट ऑफ करेंसी है, वी नो दैट। ये फोटोफॉस्फोराइलेशन की वजह से आता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है ये, और इसको एंजाइम वगैरह यूज़ करते हैं ऑब्वियसली, वी नो दैट। खैर एक ATP का मॉलिक्यूल 3 फॉस्फेट ग्रुप करता है, और वो ATP सिंथेस से बनता है फ्रॉम ADP प्लस, या तो देखो ADP ले लो, ठीक है, या तो AMP ले लो, दोनों में से कुछ भी ले लो, प्लस इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस भी होता है। जो 3 मेन फंक्शन है ATP के क्या क्या हैं भाई? ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ट्रांसफ़र करना, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है वो कभी कभी इसके साथ लग के ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और केमिकल कंपाउंड्स वगैरह सिंथेसाइज करना, जैसे प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल वगैरह बनाने में भी हेल्प करता है, और तो और वो ऑफ कोर्स ये तो हमें पता है कि एनर्जी तो वो करता ही करता है। ओके नेक्स्ट वी हैव कि इसका स्ट्रक्चर क्या है ATP का। तो जो स्ट्रक्चर है इसका, उसमें एक प्यूरिन बेस है और जिसको एडेनिन है, और जो कि 1 प्राइम कार्बन एटम से अटैच है पेंटो शुगर के, जैसे यहाँ देख लो आप इसमें। ये आपका नाइट्रोजनस बेस है, ये एडेनिन है बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स एडिनोसिन, तो एडेनिन ही होगा इसमें। और एडेनिन का जो N है, ये यहाँ पर N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से आपकी शुगर के साथ जुड़ा हुआ है, राइबोस शुगर है आपके पास, ठीक है। और ये जुड़ा है आगे आपके ट्राईफॉस्फेट के साथ, दिस इज़ योर ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, दिस इज़ योर ट्राईफॉस्फेट। यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप आपके जुड़े हुए हैं, दिस इज़ एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ओके। देन वी हैव, ये हमने पढ़ लिया, ये 5th कार्बन से अटैच्ड है, बाय द वे ये आपका 5th कार्बन है, क्या फर्क है? ये, हाँ। तो ये जो एडिशन है और रिमूवल है फॉस्फेट ग्रुप्स का, ये इसको इंटर कन्वर्ट करता है ATP, ADP और AMP में। एक फॉस्फेट होगा तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट होंगे एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये जो एनर्जी है ये रिलीज़ होती है, या तो हम फॉस्फेट ग्रुप को क्लीव कर देते हैं या फिर पायरोफॉस्फेट यूनिट। तो अगर एक फॉस्फेट है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, तो उसको हम PI बोलेंगे। अगर 2 हैं तो उसको हम पायरोफॉस्फेट बोलेंगे, ठीक है। इनको निकालने जोड़ने से ही जो है हमारी एनर्जी रिलीज़ या फिर एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो जैसा कि ये देखो ATP में पानी डाला,
तो मतलब हाइड्रोलाइज कर दिया, तो वो एडीपी बन गया और उसमें से एक हमारा इनऑर्गेनिक निकल गया और इसमें हमारी एनर्जी क्या हो रही है, माइनस का साइन है मतलब एनर्जी क्या हो रही है, डिस्टर्बेंस। सो कंटिन्यूइंग आई वाज सेइंग कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, बताइए। यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है as I told क्योंकि you. हाँ नेगेटिव में है, और यहाँ पर आपने एटीपी में पानी डाला और फिर ये एएमपी बन गया। अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्वांटिटी का कोई डिफर नहीं बताया, बट जस्ट इट्स हैपनिंग, बट इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि दो फॉस्फेट दो आपके निकल phosphate गए। निकल गए। दो फॉस्फेट को क्या बोलते हैं हम, पायरोफॉस्फेट। यस। तो इस वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए कि एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में, और सेलुलर एडीपी रेशियो क्या है जिसको हम एनर्जी चार्ज भी बोलते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। नाउ मूविंग ऑन, थैंक यू। ओके, आई थिंक दैट वाज इट, मोर देन इनफ। तो ये पीडीएफ आपको हमारे डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगी। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग एल्स। शाउट आउट टू मिस प्रिंसी अग्रवाल जिनकी है ये। ठीक है भाई, मीट अस in the next video. Thank you Join our guys. Discord. Bye bye, All best of best. luck. Yes.